चलो ओके, मीटिंग इस एंड हो गई थी, बटन दबाने से। सॉरी 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 सॉरी, ऑनलाइन वाले बच्चों सॉरी, गलती से क्या हो गया, कुछ और ही बटन दब गया तुम्हारे से। सॉरी सॉरी, रियली सॉरी, अनसाउंड माइंड पे झटका गया। देखो एक तो उड़ी गया उसमें से, कौन तो गायब हो गया इसमें से। अलीना साथ नहीं, अलीना है सब नाम नाम हाँ भी सुनाई देगा सबको। मेरा माइक शायद म्यूट हो गया था। चलो क्या हाँ स्टार्ट करने का। ये लोग बहुत लेट क्यों आते पता नहीं, लेक्चर स्टार्ट होने के बाद आएंगे 5 मिनट के बाद। जब मैं पूरा ट्रैक पे चले जाता तब लोग आते ही है, एंटर करते हैं। इनको बताना पड़ेगा कल से टाइम। ओके कोई दिक्कत नहीं है, थैंक यू सो मच। पार्टी करेंगे अपन, ऐसा बोलने वाला था मैं। चलो तो अपन आज स्टार्ट करने वाले, जहां पे अपन ने खत्म किया था वहीं से अपन शुरुआत करते हैं। हाँ चलो, कल का याद है सब कुछ? वो कितना हसीन पल था जो अपने कल ने बिताया था। वो तुम्हारी अजीब सी बातें, वो तेरा मुस्कुराना, वो तेरा गुस्सा करना आज भी याद आता है। चलो आज कुछ बात करते हैं, जहां से खत्म हुआ था वहीं से शुरुआत करते हैं, मतलब अपना चैप्टर। चलो ये तो आप सोचेंगे किसी और के लिए नहीं। तो अपन ने सेल ऑफ गुड्स एक्ट पढ़ा सबसे पहले कल। तो ये कब आया था सबसे पहले? 1 जुलाई, मेरे बर्थडे के दिन आया था, जब मैं अनसाउंड बना था। 1 जुलाई 1930 को यह आया था। ये सिर्फ मूवेबल गुड्स के लिए एप्लीकेबल है। अगर लैंड हो, अगर प्रॉपर्टी हो, उसके लिए एप्लीकेबल है नहीं है। जो क्रॉप्स है उसके लिए एप्लीकेबल है, शेयर्स के लिए एप्लीकेबल है, फिक्स डिपॉजिट रिसिप्ट एप्लीकेबल है। क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स पढ़ा। एग्जिस्टिंग गुड्स होते हैं, जब कॉन्ट्रैक्ट करते तब एग्जिस्ट करते हैं गुड्स। कि मेरे पास आईफोन है, सॉरी मेरे पास फोन है, इट इज एग्जिस्टिंग गुड्स। स्पेसिफिक गुड्स, मेरे पास आईफोन है, इट इज अ स्पेसिफिक गुड्स। असर्टेन गुड्स मतलब कितनी क्वांटिटी है आपके पास, 10 है, 2 है, 5 है। अनअसर्टेन मतलब पता नहीं। फ्यूचर गुड्स मतलब जो फ्यूचर में होने वाले है, जो कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट में होने वाले हैं, वो फ्यूचर गुड्स होते हैं। इसमें अपन ने 2 टाइप पढ़े थे मेरे दोस्तों। एक पढ़ा था अपन ने सेल, दूसरा पढ़ा था अच्छा मतलब याद है आपको। एक पढ़ा था अपन ने सेल, दूसरा पढ़ा था अपन ने एग्रीमेंट टू सेल। ओके ओके ओके, क्या आईपीएल से रिच हो गए। हो आईपीएल से लोग रिच बन गए, ठीक है। सेल में क्या होता है, इमीडिएट गुड्स सेल हो जाते हैं, बट एग्रीमेंट टू सेल में गुड्स फ्यूचर में सेल हो जाते हैं। सेल में आपके पास ओनरशिप इमीडिएटली आ जाती है, बट एग्रीमेंट टू सेल में फ्यूचर में आ जाती है। अपन ने और कंसेप्ट पढ़ी थी, क्या थी? हायर परचेस, याद है नहीं? हायर परचेस याद है? हायर कौन होता है, हायरी कौन होता है? कोई दिक्कत तो नहीं उसमें? रात को सपना पड़ा था कि वापस सर से पूछूंगी सर ये कौन है और ये कौन थी, मतलब हायर कौन था और हायरी कौन थी। आईपीएल से रिच हो गए, तो आई फॉर इंसॉल्वेंसी मतलब भिखारीपन, पी फॉर प्रॉपर्टी, एल फॉर लायबिलिटी, एस फॉर एस फॉर सू। हाँ सू, किसको सू करेंगे? भगवान, सच में एकदम बढ़िया आंसर किया तुमने। यस क्या सू मतलब बहुत बढ़िया, सू ऐसा याद होना चाहिए इमीडिएटली। सू, एस फॉर सू। तो अपन ने सू पढ़ा, सॉरी अपन ने सू पढ़ा। तो सू में 2 टाइप होते हैं, एक तो बायर सू होता है, सॉरी सेल में, और एग्रीमेंट टू सेल में, ठीक है। अब सू करना, अब देखो कहां पे सू करना है, एक सेल में, अरे सू 2 जगह पे करना है, एक सेल पे सू करना है, एक एग्रीमेंट टू सेल पे सू करना है। अब इसमें सू करने के लिए अपन क्या मांग सकते हैं, प्राइस, ठीक है। सेल में क्या सकते हैं, प्राइस सू कर सकते हैं। एग्रीमेंट टू सेल में डैमेजेस सू कर सकते हैं, हाँ या ना? तो सू हो गया। ई एग्जीक्यूटेड है, एग्जीक्यूटरी। सेल क्या है, सेल एग्जीक्यूटेड, और एग्रीमेंट टू सेल एग्जीक्यूटरी,
ई होगा आर फॉर Risk. रिस्क, आर फॉर Right. एंड आर फॉर रीसेल। हाँ या ना, आईपीएल से रिच 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 बन गए। ये अपन ने पढ़ा। हायर परचेस में वो ओनर कब बनता है? जब लास्ट इंस्टॉलमेंट पे की जाएगी तब वो ओनर बन जाएगा, तब तक ओनर नहीं बन जाए। उसमें दो होते हैं, एक हायरर होता है, एक हायरी होता है। जिसके पास गुड्स होता है वो ई होता है या ना? अपन ने दो इसमें डिलीवरी पढ़ी, तीन। एक होता है एक्चुअल, इमीडिएटली दे दो। कंस्ट्रक्टिव मतलब सेम पोजीशन में रहेगी, ओनर चेंज होगा। सिंबॉलिक में आप कुछ टोकन अमाउंट देते हो या टोकन रिसिप्ट देते हो, उसे सिंबॉलिक कहते हैं। ये पढ़ा अपन ने, सेल टू एग्रीमेंट टू सेल पढ़ा। जो फ्यूचर में कॉन्ट्रैक्ट किए जाते हैं, सॉरी फ्यूचर में एग्जीक्यूट किए जाते हैं, एग्रीमेंट पहले सेल बाद में, एग्रीमेंट टू सेल। बट इमीडिएट किए जाते तो सेल। ओके, हायर परचेस पढ़ा, सेल पढ़ा। सेल और एग्रीमेंट भी पढ़ा अपन ने? नहीं पढ़ा सेल और एग्रीमेंट। ओके चलो सुनो सुनो देखो, देयर इज अ ओनली ट्रांसफर ऑफ पोजीशन ऑफ गुड्स फ्रॉम द बेगर टू। अब सुनो, यहाँ पे आपको वापस कंफ्यूजन होगा, सर ये बेगर कौन है, ये बेगी कौन है? एक होता है बेगर, एक होता है बेगी। अब गुड्स इसके पास से चले जाएंगे, किसके पास? बेगी के पास चले जाएंगे। ध्यान रखना, यहां पे सिर्फ गुड्स जा रहे, ओनरशिप किसके पास है? स्टिल बेगी के पास है। इसके पास क्या जा रहे? सिर्फ गुड्स जा रहे। गुड आफ्टरनून। क्या जा रहे? सिर्फ गुड्स जा रहे। अब किसी पर्पज के लिए दिया होगा, इसने कुछ पैसा दिया होगा तो इसने गुड्स इसके पास रख लिए होंगे। बेगी के पास राइट नहीं है उसको रिसेल करने का, अनटिल अनलेस इसका पेमेंट नहीं होता। बेगी को वापस देना पड़ेगा जब ये उसका पैसा वापस दे देगा। अपन इस केस में ओनरशिप ट्रांसफर नहीं होती है, सिर्फ पोजीशन ट्रांसफर होती है। जब पोजीशन ट्रांसफर होती है तो उसे बेलमेंट कहते हैं। उसमें दो आता है, एक आता है बेगल, एक आता है बेली। गुड्स बेली के पास है, ई गुड्स इसके पास है, बेली के पास है, और ओनरशिप बेली के पास है। ठीक है, इसमें ऐसा कुछ होता है क्या? सेल में ऐसा कुछ नहीं होता। ओनरशिप एंड डिलीवरी इमीडिएट हो जाती है, ऐसा कुछ होता नहीं इसमें। The बेली मस्ट रिटर्न द गुड्स, बेली को वापस गुड्स रिटर्न करना पड़ता है, बट सेल में रिटर्न गुड्स नहीं होते हैं। मनी, द कंसिडरेशन मे बी ग्रेटियस और नॉन ग्रेटियस। ग्रेटियस मतलब विदाउट इंटेंशन, ग्रेटियस मतलब विदाउट इंटेंशन। ठीक है, आणि नॉन ग्रेटियस म्हणजे इंटेंशन। समजलं का तुम्हाला? ग्रेटियस मतलब विदाउट इंटेंशन एंड नॉन ग्रेटियस मतलब इंटेंशन। आप इंटेंशनली करो या विदाउट इंटेंशनली करो, द कंसिडरेशन कैसा हो सकता है? इंटेंशनल, विदाउट इंटेंशन भी कंसिडरेशन हो सकता है। मतलब मैंने गुड्स दे दिए थे आपके पास रखने के लिए, मैंने पैसा ले लिया, मैंने डिफॉल्ट कर दिया पैसे देने में। अब पैसा देने में डिफॉल्ट कर दिया, गुड्स आपके हो गए, गुड्स आपके बन जाएंगे। तो मेरा इंटेंशन था कि गुड्स आपके हो जाए, नहीं, ये विदाउट इंटेंशन हुआ गया था। ये ग्रेटियस एक्ट है। और नॉन ग्रेटियस भी हो सकता है, इंटेंशन भी हो सकता है। मेरे को आपको गुड्स देने, उसके बाद मैं पैसा आपको वापस दूंगा तो गुड्स भी आ जाएंगे। तो इंटेंशन भी हो सकता है, विदाउट इंटेंशन भी हो सकता है। बट इसमें ऐसा नहीं चलेगा। इसमें कंसिडरेशन कैसा चलता है? प्राइस में ही चलता है, मनी की बात करता है। सेल किसकी बात करता है? मनी की बात करता है। हाँ या ना? और कोई बैठता था यहाँ पे शायद? कोई एक? नहीं, और कोई था क्या आपके इसमें सीए में बैच में? अच्छा, प्राजक्ता एक थी इधर, और कोई था क्या शायद? मेरे को ऐसा लग रहा है, दिमाग में झटका। हाँ अरे हाँ, तुम है सार्थक भी इधर, ये सब लोग इधर। चलो, तुम हो तो हम हैं। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ, नेक्स्ट सेक्शन है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल हाउ मेड, सेक्शन 5 बात कर। ये सेल कैसा मेड करता है? कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, सिंपल है। पैसा दोगे, गुड्स आएगा, खत्म बात। वही कहता है। और अपन ने स्टार्टिंग में पढ़ा था कॉन्ट्रैक्ट में, सबसे पहले क्या जाता है? प्रपोजल, ऑफर जाता है। फिर वहां से क्या आता है? एक्सेप्टेंस आता है। फिर क्या बन जाता है वो? प्रॉमिस टू बी, एग्रीमेंट भी, टू ई, एग्रीमेंट भी बोल सकते हैं। कॉन्ट्रैक्ट टू एच, कंसिडरेशन टू डी, और
प्रॉमिस होगा टू बी, Offer था टू ए ऑफर है प्रपोजल। थैंक यू सो मच मैडम। चलो देखो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल हाउ मेड, सिंपल है, एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आएगा बट देखो इसमें क्या आएगा, ऑफर टू बाय सेल, ऑफर टू बाय और सेल द गुड्स फॉर अ प्राइस एंड द एक्सेप्टेंस ऑफ सच ऑफर, कुछ नहीं इसमें। और फॉर द इमीडिएट डिलीवरी ऑफ द गुड्स, इमीडिएटली डिलीवरी होता है और पेमेंट हो जाता है, ठीक है। राइटिंग भी हो सकता है या माउथ से भी चलेगा, या पार्टली इन राइटिंग और पार्टली बाय माउथ, और मे बी इम्प्लाइड फ्रॉम द कंडक्ट ऑफ द पार्टीज। कंडक्ट ऑफ द पार्टीज कहीं तो सुना हुआ है मैंने, शायद मेरे को याद आ रहा था कहीं तो, ऐसे कोई कॉन्ट्रैक्ट होते हैं जो कंडक्ट ऑफ द पार्टी से बनते हैं, तो उसको पे करना पड़ता ऑन द बेसिस ऑफ कंडक्ट ऑफ द पार्टीज। कहीं तो कॉन्ट्रैक्ट में पढ़ा था, मेरे को याद आ रहा है, आपको याद आ रहा नहीं पता नहीं, बट मेरे को तो याद आ रहा है कहीं तो ऐसा पढ़ा था कि ऑन द बिहाफ कोई पार्टी अगर कंडक्ट करता है, उसका एक्ट करता है, तो उसको ऑब्वियस वो कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करता है, वहां पे ऑफर एक्सेप्टेंस नहीं होता है, इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट। अभी अपन ने एक्ट किया, आप बस में चढ़ गए, आपका एक्ट बस में चढ़ना है, तो आपको पैसा पे करना पड़ेगा, इट इज इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट। ऐसे थोड़ा लिंक ला करते जाओ, दिमाग थोड़ा भगाओ, ऑलरेडी आगे उसमें थोड़ा। चलो अब यहां पे एग्जांपल दिया है, सुनो कैसे बनता है कॉन्ट्रैक्ट। ये मेरे पास एक बाइक है, ठीक है, ये मेरे पास एक बाइक है, ठीक है, ये स्टैंड है उसको, ये मेरे पास बाइक है, ठीक है, ये बाइक है मेरे पास, दो बाइक है, ये मेरे दोस्त के पास एक बाइक है, सॉरी बाइक को पैर किधर आ गई, सॉरी 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 इट्स माय मिस्टेक। ये दूसरी एक बाइक है मेरे दोस्त के पास, बहुत अच्छी बाइक है, ठीक है। अब ये मेरे पास, ये मेरा हाइबुजा है, ये कौन सी है, हाइबुजा, ये बुलेट है, समझो गए फीलिंग, जो मत फीलिंग देखो। अब मैंने मेरे दोस्त को बोला था ये ए है या बी है, ठीक है। अब मैंने बी को बोला काम कर, ये मेरी ओल्ड बाइक तू ले और तेरी बाइक मुझे दे दे, एक्सचेंज कर दे। मैंने बोला ठीक है कोई दिक्कत नहीं, मेरी बाइक है 25,000 वैल्यू उसकी, इसकी वैल्यू है मार्केट में 35,000, तो मुझे कितना पे करना पड़ेगा एडिशनल, 10,000। आपका मैथ अच्छा है, कितना पे करना पड़ेगा, 10,000 को पे करना पड़ेगा। तो इट इज अ कॉन्ट्रैक्ट, कोई दिक्कत नहीं, आप एक्सचेंज करके जितना भी डिफरेंस आएगा उतना आप कैश पे कर दो, कोई दिक्कत नहीं, इमीडिएट डिलीवरी कर दो, दैट इज कॉल्ड सेल। इजी बात है, इसमें कोई क्वेश्चन नहीं आएगा एग्जाम में, लॉजिक मतलब इसमें कोई लॉजिक नहीं है, ठीक है। चलो सबसे इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट मैटर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, अपन ने पढ़ा था एग्जिस्टिंग गुड है तो कोई दिक्कत नहीं है, वो सेल हो सकता है, बट फ्यूचर की बात कर रहे हो तो कौन सा होगा वो, अपन ने दो पढ़े, एक सेल एक एग्रीमेंट टू सेल। मैं अगर एग्जिस्टिंग गुड की बात करूं इमीडिएट तो सेल, मैं अगर फ्यूचर की बात कर रहा हूं, हाँ या ना, हाँ, तो चलो एक तो एग्जिस्टिंग हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, और कॉन्ट्रैक्ट क्या हो सकता है, डिपेंड ऑन द कॉन्टिजेंसी इवेंट, कॉन्टिजेंसी इवेंट पे भी हो सकता है, हैपनिंग और नॉट हैपनिंग, अनसर्टन, हाँ देखिए यहाँ पे बोला है a contract for sale of certain cloths to be manufactured by a certain mill is a valid contract, such contract are called contingent contract। ये अपन ने पढ़ा है ऑलरेडी लास्ट, अगर आपको गलती से याद आएगा तो याद करो। Where contract of sale purports to effect a present sale of future goods, the contract operates an agreement to sell the goods। जब फ्यूचर की बात करेगा गुड्स की तो क्या बोलेंगे अपन, एग्रीमेंट टू सेल। अभी एग्जिस्टिंग की बात कर रहे तो सेल। तो इधर लिखो मेरे दोस्तों, यहाँ पे अगर गुड्स की बात कर रहा है एग्जिस्टिंग गुड्स की अगर वो बात करता है तो उसे अपन सेल कहेंगे, बट अगर वो बात करता है फ्यूचर गुड्स की, वो बात करता है फ्यूचर गुड्स की, तो अपन उसे एग्रीमेंट टू सेल कहेंगे, हाँ या ना। अब ये क्या बोलता है, गुड्स पेरिशिंग बिफोर मेकिंग ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। अब मैं यहां पे हूं, ठीक है, ये एक बंदा है, इसको आम चाहिए, अब आम चाहिए वो, ठीक है, मेरे पास 25 केजी आम पड़े हुए, बट मुझे ये नहीं पता कि वो आम थोड़े खराब हो चुके, उसकी जो वैलिडिटी वो एक दिन की है, कितने दिन की है, अब मैं इसको बेचने वाला हूं, फॉर एग्जांपल आज 1 जुलाई है, मैं इसको बेचने वाला 3 जुलाई, ठीक है, या आम की वैलिडिटी एक ही दिन है, सिर्फ 1 जुलाई तक की वैलिडिटी उसकी, मैं उसको कब बेचने वाला हूं, 3 जुलाई।
अब मैं इसको 3 जुलाई को बेचने वाला हूँ, अगर मैं 1 तारीख को इसके साथ एग्रीमेंट करता हूँ तो ये कौन सा सेल है? 3 तारीख को मैं गुड्स दे रहा हूँ बट एग्रीमेंट में 1 ही तारीख को कर रहा हूँ, तो ये कौन सा सेल है? एग्रीमेंट टू सेल बोलो ना ऐसे। मैं आपको जस्ट आपके आंसर्स चाहता हूँ, मैं आपके एक्सप्रेशन नहीं। एग्रीमेंट टू सेल। तो इस केस में अगर मैं इसको सेल करता हूँ ये चीजें, तो इट इज अ वर्ल्ड कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि पेरिशेबल नेचर है, ये क्या हो जाएंगे? खराब हो जाएंगे। तो अल्टीमेटली कॉन्ट्रैक्ट वाइड बन जाएगा, क्योंकि उसको जब तक पहुंच जाएगा वो तो डैमेजेस हो जाएंगे, उसका कोई फायदा ही नहीं होगा। और अकॉर्डिंग टू डिस्क्रिप्शन आपको वैलिड गुड्स नहीं मिले तो इट इज अ वायलेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। देखो क्या कहता है, where there is a contract for sale of specific goods, the contract is void if the goods without the knowledge of the seller have at the time when the contract was made perish or become so damaged as no longer answer to their description contract। यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट क्या बन जाएगा आपका? void बन जाएगा without the knowledge of the seller। it is a mistake, उसकी नॉलेज नहीं है, बट सेलर को अगर नॉलेज है स्टिल वो बेच रहा है, हैविंग इंटेंशन, फ्रॉड कहेंगे हम उसे, याद है नहीं? गुड्स पेरिशिंग बिफोर सेल बट आफ्टर एग्रीमेंट टू सेल। देखो देखो इसमें कैसा लिखा है, क्या क्या हुआ? कुछ हुआ क्या? सेक्शन 8 क्या कहता है? देखो सेक्शन 8 ठीक है, ये बोलता है कि पेरिश हुए, पेरिश मतलब उसकी लाइफ टाइम कम हो चुकी है, ठीक है, कम हो चुकी है। बहुत ही गंदा लिखा है, क्या कम हो चुकी है, पेरिश हो चुकी है। इसमें 2 आता है, एक आता है उन्होंने क्या बोला, बिफोर सेल, बिफोर सेल बट आफ्टर एग्रीमेंट टू सेल। अब ऐसा क्यों लिखा है पता है? यहां पे सेल में इमीडिएट डिलीवरी होने वाली है, इसलिए बिफोर सेल, डिलीवरी होने के पहले। यहां पे तो एग्रीमेंट पहले होने वाला है ना, गुड्स तो फ्यूचर में मिलने वाले हैं, इसलिए यहां पे आफ्टर एग्रीमेंट टू सेल। डिफरेंस पता है? पता है ऐसा क्यों लिखा है, बिफोर सेल आफ्टर एग्रीमेंट टू सेल? हाँ या ना? क्योंकि सेल में गुड्स इमीडिएट जाएंगे, इसलिए बिफोर सेल, सेल होने के पहले, और यहाँ पे एग्रीमेंट टू सेल आफ्टर होने के बाद भी चलेगा, क्योंकि गुड्स वैसे ही फ्यूचर में आने वाले। तो ये दोनों केस में ऐसा क्यों लिखा पता है? हेडिंग सेक्शन 8 की बात कर रहे हैं। तो इस केस में क्या होगा, इस केस में सेम क्या बन जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट आपका void बन जाएगा। क्या बन जाएगा? और इसमें क्या हो जाता है, रिस्क पासेस टू द बायर विदाउट, क्या लिखा है देखो, देयर इज एन एग्रीमेंट टू सेल स्पेसिफिक गुड्स सब्सिक्वेंटली द गुड्स विदाउट एनी फॉल्ट ऑन द पार्ट ऑफ द सेलर और बायर। किसी का भी फॉल्ट नहीं है इसमें, perish or become so damaged as no longer to answer to their description in the agreement before risk passes to the buyer, the agreement is therefore avoided and becomes void। अब मुझे एक बात बताओ, अगर आम खराब हो जाएंगे, मेरे पास आम आ जाएंगे, अब उस आम को तो मैं यूटिलाइज नहीं कर सकता, मैं पैसे किस बात के दूंगा फिर? अब मेरे पास आम आने वाले हैं, मैं आम आने के बाद पैसे तो दूंगा ना, बट आम ही चलो खराब आ गए, मैं पैसे नहीं दूंगा, तो कॉन्ट्रैक्ट कहां से वैलिड हुआ? फिर कॉन्ट्रैक्ट में क्या करता है, कंसिडरेशन चाहिए, ऑफर एक्सेप्टेंस वैलिड चाहिए। इसमें मैंने एक्सेप्ट ही नहीं किया आपके गुड्स, एक्सेप्टेंस ही नहीं आया तो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड बन जाएगा ना, कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्स ही नहीं होगा, तो ऑटोमेटिक कॉन्ट्रैक्ट क्या बन जाएगा? वॉइड, क्योंकि एक्सेप्टेंस चाहिए, सामने वाली पार्टी एक्सेप्टेंस नहीं देगा। क्यों नहीं देगा? क्योंकि आम खराब है, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, पेरिशिंग ऑफ फ्यूचर गुड्स, इफ द फ्यूचर गुड्स आर स्पेसिफिक the destruction of such goods will amount to supervising impossibility and the contract shall becomes void। चाहे वो existing good हो, मतलब सेल की बात कर रहा है, या फ्यूचर गुड हो, मतलब एग्रीमेंट टू सेल की बात कर रहा है, दोनों केस में एग्रीमेंट क्या हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट void बन जाएगा। तो यहाँ पे वो दोनों चीज की बात कर रहा है, एक सेल की भी बात कर रहा है और एग्रीमेंट टू सेल की भी बात कर रहा है। विदाउट इंटेंशन ऑफ बायर एंड सेलर, अंडरलाइन करना, विदाउट इंटेंशन ऑफ बायर एंड सेलर, वहां पे अंडरलाइन किया मैंने, शायद ऑलरेडी बोल्ड। इसमें अगर किसी एक का भी इंटेंशन हो जाएगा तो ये फ्रॉड बन जाएगा, ये विदाउट इंटेंशन वाला है, ठीक है। हाँ सेक्शन 8 रखना, पेरिश की बात करता है। 8 अभी नहीं मुझे वेट, मतलब गुड्स खराब हो जाएंगे, ठीक है। 8 अभी नहीं मुझे वेट, मतलब वेट नहीं करना अब मुझे, क्योंकि गुड्स खराब तो अपने आम खराब हो जाएंगे, तो 8 का सेक्शन रखना, 8 अब मुझे नहीं वेट, ठीक है। क्या मेरे को दिमाग यार सच में।
अब सेक्शन 9 फाइन, ओके, अब इसमें दो है। अब इसकी क्या बोलता है सेक्शन 9, असर्टेनमेंट ऑफ प्राइस। ठीक है, डायग्राम बाद में निकालना, पहले समझ। सेक्शन 9 की बात कर रहा है सेल की, ठीक है, और सेक्शन 10 की बात कर रहा है एग्रीमेंट टू सेल की बात कर रहा है। ठीक है ना। यहां पे क्या बोलता है, आप कैसे डिसाइड करोगे प्राइस, पहले म्यूचुअली एग्रीमेंट में मेंशन होगी, ठीक है, म्यूचुअली डिसाइड करोगे, एग्रीमेंट में मेंशन होगी। यहां पे वही बोलते हैं सेक्शन 9 क्या बोलता है, the price of a contract fixed by the contract may left to be fixed in a manner they agreed may be determined by the course of dealing with the parties। वो खुद म्यूचुअली डिसाइड कर देंगे जो भी प्राइस होगी। well the price is not determined, प्राइस अगर डिटरमाइन नहीं होगी तो the buyer shall pay a reasonable price। फिर यहाँ पे अगर म्यूचुअली नहीं होगी तो कौन सी प्राइस पे करनी पड़ेगी, रीजनेबल प्राइस पे करनी पड़ेगी। किसको, बायर को। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं सर, चलेगा। व्हाट इज अ रीजनेबल प्राइस, वो डिपेंड करता है, डिपेंड टू डिपेंड केस लॉस, अपन नहीं बता सकते कि ये फिक्स है, समझा। तो सेल में क्या करना पड़ा, सेल में अगर क्वेश्चन पूछते हैं कि हाउ यू कैन डिटरमाइन द प्राइस इन केस ऑफ सेल, तो बोलना पहले म्यूचुअली डिसाइड करते हैं, एग्रीमेंट में मेंशन किया होता है। अगर वैसा मेंशन नहीं किया होगा तो आप रीजनेबल प्राइस पे कर सकता है बायर, सेक्शन 9 में ही बोलता है, 9 ऑल इज फाइन, ओके। सेक्शन 10 बोलता है एग्रीमेंट टू सेल। यहां पे क्या किया जाता है ना, वैल्यूएशन किया जाता है। क्या किया जाता है, वैल्यूएशन। और वैल्यूएशन करता है थर्ड पार्टी। कौन पढ़ता है, थर्ड पार्टी, क्योंकि फ्यूचर में होने वाला है ना, कि अपने को उसका नॉलेज नहीं कि इसकी प्राइस क्या होगी उस टाइम पे क्या, तो इसलिए थर्ड पार्टी अपॉइंट किया जाता है, वो वैल्यू करता है कि कितना वैल्यू हो सकता है इस गुड्स का, तो इसमें वैल्यूएशन कौन करेगा, थर्ड पार्टी। ठीक है, देखो क्या बोलता है सेक्शन 10, किधर, हाँ, well there is an agreement to sell goods on terms the price to be fixed by the valuation of third party। अगर थर्ड पार्टी नहीं करता तो कॉन्ट्रैक्ट क्या कर सकते हैं अपन, अवॉइड कर सकते हैं, मतलब वॉइड कर सकते हैं। अगर इसने डिनाई कर दिया तो कॉन्ट्रैक्ट अपन क्या कर देंगे, अवॉइड कर देंगे, वॉइड भी बन जाएगा। If the goods or part thereof have been dear to or appropriated by the buyer, he shall pay the reasonable price। यहाँ पे भी buyers को क्या करना पड़ेगा, reasonable price पे करना पड़ेगा। यहाँ तक भी ठीक है। Where such third party is prevented from making the valuation by the fault of the seller or buyer, the party not in fault may maintain a suit for damages against the party in default। इधर ध्यान दो, कोई देखने की जरूरत नहीं है। तो देखो ये बी है, ठीक है, हाँ या ना। अब ए ने बोला था मैं तेरे को 2 बाइक देता हूं, कितने बाइक देता हूं, 2 बाइक। उसने एक बाइक ऑलरेडी इसको डिलीवर कर दी बी को, ठीक, तो एक बाइक का 25,000 आना था, एक बाइक का 20,000 आना था, 2 बाइक का, ठीक है, दूसरी बाइक का। तो इसने एक बाइक जो थी ये 25,000 वाली डिलीवर कर दी, अब बची कौन सी है, 20,000। बी ने डिनाइड कर दिया, बी ने डिनाइड कर दिया मैं पैसा नहीं दूंगा आपको, तो अब ए के पास ऑब्लिगेशन नहीं है सेकंड वाली बाइक उसको डिलीवर करना, क्योंकि उसने ऑलरेडी फर्स्ट बाइक का पैसा नहीं लिया है। अपन ने पढ़ा था वंस द पार्टी डिनाई द परफॉर्मेंस ही कैन नॉट क्लेम टू द अदर पार्टीज टू परफॉर्म। यहाँ पे बी नहीं बोल सकता कि ए ने परफॉर्म नहीं किया, ए ने दूसरी गाड़ी भेजनी चाहिए, नहीं, तू तो तेरा परफॉर्मेंस करना पहले, तो पहले पैसा तो दे उसके। तो इस केस में ए कोर्ट में जाएगा और 25,000 का कंपेंसेशन डैमेजेस मांग सकता है, और जो दूसरा कॉन्ट्रैक्ट है वो कैंसिल कर सकता है। तो वही लिखा है क्या बोलता है, देखो, where such third party is prevented from making the valuation by the fault of the seller or buyer, the party not in fault may maintain the suit for damages against the party in default। मतलब ये जो वैल्यूएशन किया है 25,000, 20,000 या 25,000, ये वैल्यूएशन अगर डिसाइड कर लेता है थर्ड पार्टी, बट ये जो बी है उसको डिनाइड करता है, प्रोहिबिट करता है कि ये करने के लिए, तो इस केस में ए कोर्ट में जाएगा और बी से कंपेंसेशन मांगेगा, मुझे 25,000 रुपीज चाहिए, है ना। यहाँ पे क्या मांग सकता है वो, डैमेजेस मांग सकता है। तो सेक्शन की 2 सेक्शन बात करता है प्राइस की, एक सेक्शन 9 सेल और एक सेक्शन 10 एग्रीमेंट टू सेल। सेल की बात करता है कि आप म्यूचुअली डिसाइड करो प्राइस क्या है, अगर म्यूचुअली डिसाइड नहीं करते तो एक रीजनेबल प्राइस बायर ने देनी चाहिए, बात खत्म। एग्रीमेंट टू सेल में क्या होता है, थर्ड पार्टी को अपॉइंट किया जाता है, वो वैल्यूएशन करेगा कितनी इसकी वैल्यू हो सकती है, वो डिसाइड करनी पड़ेगा। अगर वो डिसाइड नहीं किया तो बायर रीजनेबल प्राइस पे कर सकता है। बट अगर दोनों में से किसी ने ही वैल्यूएशन करने वाले पार्टी को अगर डिस्टर्ब किया या कुछ ऑब्स्ट्रक्ट किया, उसको डिनाइड कर दिया, तो उस केस में जो पार्टी डिफॉल्ट नहीं करती है वो कोर्ट में जाके डैमेजेस कंपेंसेशन मांग सकती है। तो
तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकते हैं 2 मार्क के लिए कि कौन से केसेस में आप वैल्यूएशन करेंगे कि थर्ड पार्टी को अपॉइंट किया जाता है। तो एग्रीमेंट टू सेल में अंडर सेक्शन 10, हाँ या ना, अंडर सेक्शन 10 जब थर्ड पार्टी लेके आता है पेन फॉर वैल्यूएशन। वाह क्या है, मेरे को मतलब बचपन में बहुत आता था। 10 मतलब याद रखना, ठीक है, 10 फॉर वैल्यूएशन ऑफ एग्रीमेंट टू सेल्स। 8 अब नहीं वेट मतलब पेरिशन। ओके, स्टिपुलेशन एज टू टाइम सेक्शन 11 बात करता है स्टिपुलेशन एज टाइम। इसमें कुछ नहीं है, क्या बोल रहे हैं, देखो कॉन्ट्रैक्ट में अगर मेंशन किया टाइम इसेंस है तभी आपको टाइम फॉलो करना है। अपन ने पढ़ा था कॉन्ट्रैक्ट में टाइम इज द एसेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। जहां पे टाइम मेंशन किया कि मेरे को 10 तारीख को गुड्स चाहिए, अगर आपने 10 तारीख को गुड्स नहीं दिए कॉन्ट्रैक्ट वाइड बन जाएगा। बट अगर प्रॉमिस ने एक्सेप्ट कर लिया कि मुझे 11 तारीख को तो भी दिया तो भी चलेगा, तो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड बन जाएगा। हाँ या ना? तो यहाँ पे ये पढ़ने की जरूरत नहीं है, ये वही बात है। हाँ, कंडीशन पढ़ेंगे ना, वो तो सबसे इंपॉर्टेंट है, वो कट के नहीं फायदा। अब ध्यान दो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको इंपॉर्टेंट टिक मार्क करना। इसके ऊपर क्वेश्चन में एग्जाम में आएगा, मतलब आएगा। अब मुझे एक बात बताओ दोस्तों, सुनो, मैं एक शोरूम में गया था, एक होंडा शोरूम में गया था। कौन से शोरूम में? होंडा वाले शोरूम में गया था। वहां पे मस्त एक गाड़ी थी, अभी नहीं आई ना, क्रेटा, बहुत मस्त गाड़ी हो, ऐसी वाली क्रेटा आई है, क्रेटा वाली गाड़ी है। अब उसने जब आगे गाड़ी की देख मत हंसो, भावनाओं को समझो, फीलिंग को समझो। क्रेटा गाड़ी थी 15 लाख रुपए की। कितनी? 15 लाख। ठीक है, ये मैं हूं, मैं गया मस्त गाड़ी लेने, हाँ मतलब मैं बहुत खुश था। बाल तो मैंने ऐसे बनाए इधर, मगर आज मैं तो गाड़ी लेके जानी है। साथ में मेरे साथ एक थी मेरी सिस्टर, वो बोली आपके दिमाग से नहीं चलूंगा मैं, मेरे दिमाग से चलूंगा मैं, ये मेरी सिस्टर। हाँ, मेरे को समझा आप क्या कहने वाले थे, ये मेरी सिस्टर। और एक मेरे साथ, वो भी मेरी सिस्टर है, किसी और की। चलो, तो अब हम गए शोरूम, ठीक है, गाड़ी लेनी थी क्रेटा। अब उस शोरूम वाले एक जहां पे लड़की थी, उसने बोला सर सुनो, मैंने बोला सुनाओ, आप ये गाड़ी लेना चाहते हो? मैंने कहा हाँ लेना चाहता हूँ। बोले 15 लाख रुपए दो। मैं बोला दूंगा 15 लाख, कोई दिक्कत नहीं है। बोले सर ये गाड़ी है ना 25 का एवरेज देती है, 25 किलोमीटर पर लीटर, 1 लीटर में 25 किलोमीटर, चलेगा कोई, सॉरी 25 किलोमीटर में 1 लीटर एवरेज देती है। चलेगा, कोई दिक्कत नहीं मैडम, आप कहो तो कोई दिक्कत नहीं मैडम, आप कहे तो हम ट्रस्ट कर गए थे। उसने कंडीशन डाल दी कि आपको 25 किलोमीटर गाड़ी देगी एवरेज। मैंने आंखों बंद कर दिया, मैडम के ऊपर भरोसा कर दिया। मैं जब गाड़ी में पेट्रोल डाला तब देखा तो गाड़ी मेरे को 5 का एवरेज दी थी। कितने एवरेज दी थी? 5। उसने कंडीशन क्या दी थी और एक्चुअल में निकला कितना? तो इट इज अ ब्रीच ऑफ कंडीशन। जब ब्रीच ऑफ कंडीशन होता है तो कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल होता है, क्योंकि मैंने मेन कंडीशन देख के कॉन्ट्रैक्ट में एंटर किया था। मेरे को लगा था कि 25 किलोमीटर देगी, तभी इसलिए मैंने गाड़ी परचेस की थी। अगर ये कंडीशंस वैलिड नहीं है तो कॉन्ट्रैक्ट क्या बन जाएगा? अब इसके साथ वारंटी दी थी कि 5 साल तक आप इसमें फ्री सर्विसिंग कर सकते हो, पार्ट रिप्लेसमेंट कर सकते हैं इसके। आपको नहीं लगता कंडीशन अगर वैलिड हो जाती है, ब्रीच हो जाती है, तो वारंटी भी ब्रीच हो जाएगी? वारंटी भी ब्रीच हो जाएगी। वारंटी का क्या करूं मैं? गाड़ी 25 किलोमीटर एवरेज देगी, 5 का देगी, तो मैं क्या रिप्लेसमेंट करूं उसमें? गाड़ी कैसे मेंटेन करूं 5 साल के लिए? इट इज इम्पॉसिबल टू मेंटेन गाड़ी 5 साल, हाँ या ना? तो इस केस में आपको नहीं लगता कंडीशन अगर ब्रीच हो जाती है तो ऑटोमेटिकली वारंटी भी क्या हो जाएगी? ब्रीच हो जाएगी, मतलब कॉन्ट्रैक्ट आपका कैंसिल हो जाएगा, रेपुडिएट हो जाएगा, हाँ या ना? तो कंडीशन इज द मेन टू द कॉन्ट्रैक्ट। देखो क्या लिखा है, कंडीशन अ स्टिपुलेट इसेंशियल टू द मेन पर्पस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। एकदम मेन पर्पस के लिए कंडीशंस होती है। द ब्रीच विच गिव राइट टू द ट्रीट द कॉन्ट्रैक्ट एज रेपुडिएटेड और क्लेम डैमेजेस, हाँ या ना? इट इज अ इसेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। देखो ये वही वाला एग्जांपल। और ब्रीच ऑफ कंडीशन में बी ट्रीटेड एज ब्रीच ऑफ ब्रीच ऑफ वारंटी। नीचे पेंसिल ले हो सर क्या बोले ऊपर कॉन्ट्रैक्ट, तो ध्यान रखो। तो ये क्या है? ब्रीच ऑफ वारंटी, हाँ या ना? बट अगर ब्रीच ऑफ वारंटी होता है
फॉर एग्जाम्पल इसका पार्ट डैमेज हो जाता है गाड़ी का, मतलब ये अगर मैं हेडलाइट है गाड़ी की, मैडम ने बोला था हेडलाइट से आवाज आएगा आपको, टुंग 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 ऐसा आवाज आएगा, बट जब मैंने इंडिकेटर लगाया तो सुंग 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 आवाज आ गया। अब मैंने एक्सपेक्ट किया था कि इंडिकेटर का आवाज कैसा आना चाहिए, टुंग 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 आवाज आना चाहिए, बट जब मैंने इंडिकेटर दिखा तो सुंग 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 आवाज आया। अब मैं इस पार्ट को चेंज कर सकता हूँ क्योंकि वारंटी में मैं ऐसे कह सकता हूँ क्या कि मैडम इसका आवाज तो सुंग सुंग आ रहा है, तो मुझे ये कंडीशन तो वायलेशन हो चुकी है, कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दूं, ऐसा होगा? नहीं होगा। तो आपको क्या करना पड़ेगा, सिर्फ वारंटी में पार्ट रिप्लेस करना पड़ेगा। तो वारंटी का अगर ब्रीच होता है तो कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल नहीं होगा, कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल नहीं होगा। आपने घर पे मिक्सर लाया और जो बटन खराब हो जाता है तो आप वो मिक्सर वापस दे देते हो क्या? क्या सिर्फ करते हो, सिर्फ उसका बटन उसके पास से रिप्लेस कर देते हो, क्योंकि वारंटी एडिशनल होती है, कंडीशन मेन होती है। हाँ या ना? आपने कंडीशन में लिखा था कि सर आप जो मिक्सर लेने वाले हो ना वो 5 सेकंड में सब कुछ बारीक कर देता है, बट उस जब लगाया, अब मैंने घंटा होगा उसको अभी तक नहीं, मिक्सर अभी जूसी बन रहा है उसका, तो ये मेन कंडीशन वायलेशन है, तो कॉन्ट्रैक्ट भी कैंसिल। वारंटी का क्या करूं मैं? तो इस केस में कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल। बट मिक्सर का सिर्फ बटन ही खराब है तो वारंटी सिर्फ ब्रीच हो जाएगी, बट कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल नहीं होगा, कंडीशन कैंसिल नहीं होगी, क्योंकि कंडीशन मेरी क्या थी, 5 सेकंड में कम होना चाहिए, तो ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं होगा। चलो ध्यान क्या बोलते देखो, इट इज अ कोलैटरल। क्या ये कोलैटरल है? द ब्रीच विच गिव राइट टू, क्या मांग सकता है सिर्फ यहाँ पे? डैमेजेस मांग सकता है। वहां पे अपन ने पढ़ा था रेपुटेट करेगा, कैंसिल करेगा। तो मेरे दोस्तों यहां पर लिखो कंडीशन और यहां पर लिखो वारंटी। ये होता है आपका मेन, ये होता है आपका कोलैटरल। यहां पे आप कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर सकते हो, बट यहां पे आप डैमेजेस मांग सकते हो। यहां पे आप कॉन्ट्रैक्ट यहां पे आप कैंसिल कर सकते हो, यहां पे डैमेजेस मांग सकते हो। हाँ या ना? A breach of warranty may not be treated as breach of conditions. वापस कॉन्ट्रैक्ट। हाँ या ना? आप होने आज यहाँ पे तो अपन ने पढ़ा मेन क्या है इसमें, कॉन्ट्रैक्ट में इसमें पढ़ा अपन ने कंडीशन और वारंटी में डिफरेंस पढ़ा। कंडीशन क्या है? मेन है। वारंटी क्या है? कोलैटरल। कंडीशन अगर ब्रीच होती तो कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो जाएगा, बट वारंटी अगर ब्रीच होती तो कैंसिल नहीं कर सकते। शादी देखोगे ना आपने, शादी में कंडीशंस होती है कि मेरे को लड़की ऐसी चाहिए, संस्कार ऐसा, सब कुछ जो भी चीजें चाहिए, लड़का ऐसा चाहिए, वो मेन कंडीशन है। वारंटी भी इसके साथ मिलती है। चलो चलो देखो, पढ़ा अपन ने कंडीशन है वारंटी, इसके ऊपर क्वेश्चन आया एग्जाम में लास्ट ईयर, डिफरेंस बिटवीन द कंडीशंस एंड वारंटी। 2 या 3 मार्क का आपको ऑब्जेक्टिव डेफिनेटली आएगा। वो दिखाओगे वापस अभी। हाँ, कंडीशन इज मेन एंड वारंटी कोलैटरल। कंडीशन में आप कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर सकते हो, यहां पे सिर्फ डैमेजेस मांग सकते हो। कंडीशन मेन होती है, वारंटी कोलैटरल होती है। यहाँ पे आप कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर सकते, यहाँ पे आप कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर सकते, यहाँ पे आप डैमेजेस मांग सकते हैं। हाँ ना? मैं ऐसा कह सकता हूं क्या, मैं ऐसा कह सकता हूं क्या, every warranty is a condition but every condition is not a warranty? ऐसा मैं कह सकता हूं क्या? मतलब every warranty is a condition but every condition is not a वारंटी। क्योंकि हर कंडीशन वारंटी नहीं हो सकती, बट जितनी भी वारंटीज है वो कंडीशंस हो सकती है। एग्जाम में ऐसा आ सकता है आपको ट्रू और फॉल्स के लिए 2 मार्क्स के लिए। हाँ या ना? मतलब every condition is not a warranty but every warranty is a condition। अब देखो, when condition to be treated as warranty,
कंडीशन को अपन कब वारंटी ट्रीट कर सकते हैं, मतलब कंडीशन ही वारंटी है। मतलब अरे मेरे दोस्तों, मैंने कंडीशंस बोली थी। हाँ डैमेज होगा तो रिप्लेस। हाँ, ऐसी कंडीशन कब होगी, जो वारंटी मैंने बताया था वो सेम कंडीशन ही होगी, उसमें कोई डिफरेंस नहीं होगा। हाँ देखो क्या बोलता है, पढ़ो पहले समझेगा। When condition to be treated as warranty, section 13 जो मेरा है, where a contract of sale is subject to any condition to be fulfilled by the seller, the buyer may waive the condition. कौन करेगा? बायर। waive मतलब माफ कर देना, कंडीशन। waive मतलब माफ कर दो, माफ कर दो, हमें माफ कर दो। कल छुट्टी है, कल हॉलीडे है, एंजॉय करो, ईद मुबारक सबको, ठीक है। तुम्हारे के कल बनाते ना कुछ है, सिर घुमाएगा, सिर घुमा बनाते हैं, वो काटते भी क्या कुछ? ये बस 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 बस, मैं वेजिटेरियन हूँ, मैं सिर्फ एक खाता हूँ भाई, कुछ नहीं। मम्मी पापा देखेंगे, रिकॉर्डिंग चल रही है, मम्मी पापा देखेंगे तो प्योर वेज है मेरे घर पे। मैंने बोल दिया अभी गलती से मैं एक खाता हूँ, वो मस्ती कर रहा था, मैं एग्जांपल दे रहा था सिर्फ आपको कि एक खाता हूँ मैं, ऐसा कुछ नहीं है, मस्ती कर रहा था। चलो, अरे घर वाले यूट्यूब पे देखते हैं लेक्चर्स, मैं बोल दिया अंडे खाता हूँ तो गणेश शिंदे, हाँ गणेश शिंदे तो मुंह देखिए पता चलेगा पापा को मैं मेरा लड़का है, घर में बोले गणेश शिंदे, बोले पापा तो सब अपना चाहिए, नाम बोल के थोड़ी अपन पापा बदल सकते हैं। चलो चलो, वेल कंडीशन, हाँ नहीं घर पे कुछ नहीं, मैं घर पे नहीं खाता कोई, मैं छोड़ के, मैं इधर पुनः मैं इसके खा लेता थोड़ा पर, ऐसा मस्ती करवा दूँ, ऐसा कुछ नहीं खाता। चलो, आप लोग मेरे मुंह से ऐसे बुलाओगे ना मेरा घर पे, मतलब घर वाले मुझे घर में लेंगे नहीं। गलती से एक बार मेरी मम्मी ने, मैंने कुछ तो अंडे आए थे घर पे, जब मैं घर पे था, अंडे लाए तो मेरे को उधर कोने में बिठाया था, कचरे डस्टबिन के वहां वही पे खाने का, वही पे तेरा वो बर्तन रखने का, तुझ धोने का, सब कुछ करने का उधर। तब से मैं घर पे ये बातें नहीं करता, मेरे को घर में रहना है, उधर घर पे नहीं आगा, हमारा बहुत स्ट्रिक्ट चल रहा है। और घर पे बात भी नहीं करते तो ऐसे करते हमारे घर पे बात, ऐसे कहते लोग, तो ऐसे घर पे आप सीधा ये खाने का नहीं वो खाने का बात करके मेरे को तो घर से मतलब लात मार के निकाल देंगे बाहर, तो बाहर निकल। मतलब पहले से नहीं, अपन अब देखो पहले से क्या सर, मेरा तो मेरा इमेज क्या होता है, कोई बंदा अगर कोई खाता है, कुमड़ी का पेड़ खाता है ना कोई लोग, तो मेरे को ऐसा समझ आता है कि बेचारी कुमड़ी का पेड़ तुम ऐसे हाथ में लेके थे और उसके ऐसे काट खाते हो, बेचारी को दर्द नहीं होता होगा क्या? उसके पेड़ सीधा पेड़ हाथ में लेता तुम, तो मर गया तो तुमने मार दिया ना उसको। तुम्हारे अंडे कैसा होता है, मतलब मेरा अंडे का जेन्युइन कंसेप्ट ऐसा है कि अंडे को खुद से देती है, जब खुद से देती है अपन खुद खाते हैं, अपन उसको थोड़ी अंडे दिए, वो खुद देती है अपन खाते हैं। और पेड़ पकड़ किसी कोई सामने काटता है भाई, मेरे को तो बहुत अजीब लगता है वो चीज, अपन नहीं खाते। मतलब सेहत के लिए अच्छा होता है, किसी की खा सकते, कोई दिक्कत नहीं, एवरीवन हैज अ चॉइस, बट अपना जो इमेजिनेशन हर किसी का अलग हो सकता है। कोई तो वो ये भी खाते, वो क्या वो समुद्र में मिलते हैं ना, वो समुद्र में क्या मिलता है वो ऐसा उसका होता है, हाँ काम कर, वो भी खाते सीधा ऐसे काट के, फ्रॉग भी खाते हैं, सब खाते हैं, इंसान ही बचा है बस। चलो बस अपन पार्टी देंगे तो प्योर वेजिटेरियन, हाँ बस मैंने खाना खा चुका हूँ थोड़ी देर बाद। देखो, व्हेन कंडीशन टू बी ट्रीटेड एज वारंटी, इसका मीनिंग पहले समझो, तो सुनो, when condition to be treated as warranty, सुनो, ये क्या है, ये सेक्शन ये बात कहता है, 13 सेक्शन ये कहता है, कंडीशन अगर आपकी वायलेट हो चुकी है, ब्रीच, तो कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो जाएगा, बट वारंटी अगर ब्रीच हो जाती है तो कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल नहीं होगा। तो ऐसे कौन से केसेस में कंडीशन वारंटी बन जाएगी, मतलब कंडीशन वायलेट भी हो जाएगी तभी भी कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल नहीं होगा। इसलिए बोलता है कि ऐसे कौन से केसेस में कंडीशन भी वारंटी बन जाएगी, मतलब कंडीशन का अगर ब्रीच भी हो जाता है तभी कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल नहीं हो जाएगा, मतलब जिसकी जो फीचर्स है वारंटी का इसमें आ जाएगा, इसका भूत वारंटी का कंडीशन में आ जाएगा। वो स्त्री मत आना, कल मत आना, मतलब वही वारंटी वाला भूत किस में चला जाएगा, कंडीशन में चला जाएगा, वो भूत नहीं बन जाएगी, ध्यान रखना। तभी भी अपन कैंसिल नहीं कर सकते। तो कौन सी केसेस है, एक तो ऐसी केसेस है जिसमें बोला है कि बायर में वेव द कंडीशन, मैंने मिक्सर लिया है, अब मैंने बोला था, मैंने गाड़ी ली, मैंने बोला था, उसने बोला था 25 किलोमीटर, बट मेरे को जब मैंने देखा गाड़ी 5 किलोमीटर की, बट मैंने माफ कर दिया उसको, मैडम को देख के उसको
मैं बोला, मैडम अच्छी छोड़ दो 5 किलोमीटर तो 5 किलोमीटर, कोई दिक्कत नहीं मैडम, मैं 1 किलोमीटर के मैं धक्का मार के खुद चला लूंगा गाड़ी, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने खुद ने ही वेव कर दिया, मतलब उसको माफ कर दिया, तो मैंने कंडीशन तो माफ कर दी, तो मेरा कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल नहीं होगा। तो जब कंडीशन कैंसिल करने के बाद भी कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल नहीं होगा तो कंडीशन आपकी वारंटी बन जाएगी फिर, हाँ या ना? ये फर्स्ट केसेस कब, जब वेवर खुद वेव करेगा कंडीशन। सेकेंड, where contract of sale is not saleable and the buyer has accepted good or part thereof, where contract of sale is not saleable, saleable मतलब पीस ऑफ, मतलब काफी सारे कॉन्ट्रैक्ट, 2-3 कॉन्ट्रैक्ट। जब सेलेबल नहीं हो मतलब बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट अटैच हो, मतलब मोर देन 1 कॉन्ट्रैक्ट। नॉट सेलेबल का मीनिंग लिखो मोर देन 1 कॉन्ट्रैक्ट, मोर देन 1 कॉन्ट्रैक्ट, उसका मीनिंग है। ठीक है, अच्छे से लिखता हूँ, मतलब बच्चों को नहीं दिखेगा। I am trying to my more than 1 contract, हाँ या ना? अब जब ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट है आप उसको सेपरेट नहीं कर सकते हो उस केस में, और उस केस में बायर एक्सेप्ट कर लेता है गुड्स और पार्ट देगा ऑफ। मतलब सुनो, 2 गुड्स है इसमें, में एक मिक्सर भी आपको मिला है, ठीक है, सॉरी ये मिक्सर नहीं है, आपको इसमें मिक्सर भी मिला है, ठीक है, मिक्सर भी मिला है, ठीक है। आपको पता है जब आप मिक्सर लेते हो ना, मिक्सर के साथ आपको 2-3 बर्तन भी मिलते हैं उसके साथ, छोटे छोटे जूसर वगैरह उसको कुछ, ठीक। अब आप इसको सेपरेट नहीं कर सकते, इट इज नॉट सेपरेबल, इट इज अटैच्ड टू द 1 कॉन्ट्रैक्ट। तो अब इस केस में अगर यहाँ पे डिफॉल्ट हो जाता है, यहाँ पे मिक्सर आपका 1-1 घंटा लगा तो भी जूस नहीं बनता, वैसे का वैसे ही रहता है एप्पल डालने के बाद, वो सिर्फ घूमता रहता है, एप्पल को ऐसे घुमाता है सिर्फ गोल 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 गोल, एप्पल उसमें बागी बागी कुछ नहीं होता, सिर्फ एप्पल घूमता है इधर उधर से इधर उधर से उधर। अपन जब देखा तो एप्पल वैसा है। तो इस केस में अगर ये इसके साथ ये भी अटैच है कॉन्ट्रैक्ट में, तो आप इसको सेपरेट नहीं कर सकते। बायर ने एक्सेप्ट कर लिया कि ठीक है मैं माफ कर देता हूं आपको, तो इस केस में आपकी कंडीशन ब्रीच होने के बाद भी कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल नहीं होता, तो कंडीशन क्या बन जाएगी, वारंटी बन जाएगी, सेकंड वाला कंडीशन, हाँ या ना? ठीक है, चलो अपन ये कहीं तो पढ़ा था कैसे बायर एक्सेप्ट कर लेता है तो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड बन जाता है, वाइड टेबल में पढ़ा था क्या? प्रॉमिस के पास ऑप्शन होता है, एक तो एक्सेप्ट कर एक तो कैंसिल कर, एक्सेप्ट कर लिया तो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड बन जाएगा, कैंसिल किया तो कॉन्ट्रैक्ट वाइड बन जाएगा। अपन ने पढ़ा था या नहीं पढ़ा था? थोड़ा याद करते जाओ, हाँ या ना? तो ऐसे 2 सिचुएशन में याद रखना, एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, इन विच ऑफ द फॉलोइंग 2 केसेस कंडीशंस कैन बी अ वारंटी। तो यहाँ पे सबसे पहले फर्स्ट बायर क्या करना पड़ेगा, बायर को अच्छा लिखता है, एकदम बढ़िया लिखता है। कौन सा सेक्शन है? 13, जो तेरा है वो मेरा है, बायर बोलेगा अब जो तेरा है वो मेरा है, तेरा सेक्शन है, जो तेरा है वो मेरा। अब देखो एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस कंडीशन can be treated as warranty। ठीक है, तो सबसे पहले आपका आंसर आना चाहिए ए, इंट्रोडक्शन। कैसे आंसर लिखना है आप भी लिख लो, एग्जाम में आएगा तो आप क्या देख लो, यहाँ पे सर्कस थोड़ी चाहोगे मैंने आज को। इंट्रोडक्शन लिखो, पहले क्वेश्चन लिखो, कैसे लिखना है आज आप लिख लो, आज आपको मेरे लास्ट 5 मिनट से लिखो आंसर कैसे लिखना है। एग्जाम में ये क्वेश्चन है आपका 5 मार्क, ठीक है। In which of the following cases condition can be treated as warranty? देखा? आज आपको आंसर राइटिंग लिखा तो कैसे लिखा, अगर आपने कैसे लिखा होगा आपको शर्म आ जाएगी। In which of the following cases conditions can be treated as warranty? ठीक है, इंट्रोडक्शन, इंट्रोडक्शन ए पॉइंट, इसमें ए जेड मत होगा अभी, ठीक है, ए इसके बाद अभी नहीं, अपन बाद में लिखेंगे। इंट्रोडक्शन में आपको पता है सबसे पहले यहाँ पे अंडरलाइन करना आपको कंडीशन, क्या लिखना है, कंडीशन। पहले उसको बताओ कंडीशन क्या, सीधा मत बताओ 2 कंडीशन कौन से, हाँ वेव ने बायर ने वेव कर दिया खत्म चीज, और दूसरा नॉन सेपरेबल ऑफ कॉन्ट्रैक्ट खत्म, इस 2 चीज में होता है खत्म, वो आपको सिर्फ आधा मार्क्स बीच में देगा ऐसा, चल खत्म तू भी। तो उसको प्रॉपर लिखो, पहले बताओ कंडीशन क्या है। तो कंडीशन क्या अपन ने पढ़ा था, 1 मिनट वो सेंटेंस भूल जाए, अरे वही तो है, वो इंट्रोडक्शन तो वही तो दे रहा है मैडम, मतलब कुछ नहीं,
हाँ कंडीशन, अब इसमें लिखना क्या लिखा था, इट इज अ मेन, रुको एक मिनट, वो वापस भूल गया, वो क्या था इधर अभी, क्या था नीचे लिखो, हाँ इसेंशियल टू द मेन पर्पस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। हाँ इसेंशियल टू द मेन पर्पस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। क्या हुआ, अगर दिक्कत क्या है पता है मैडम, जब आप क्वेश्चंस क्या है आपको, कंडीशंस कैन बी ट्रीटेड एज वारंटी, आपने इंट्रोडक्शन दिया, इंट्रोडक्शन में पहले बताओ ये कंडीशन क्या है, वारंटी क्या है, फिर बी में फैक्ट में आ जाओ कि ऐसा कब होता है, सीधा अपन आपके घर पे मेहमान आए, आप सीधा उसके मुंह पे चाय देते क्या, ले चाय पी, फिर आप बैठाते पानी पूछते कैसा है सब कुछ झाल हवा, फिर आप चाय देते हो ना, क्या सीधा आने के बाद ले उसके मुंह पे चाय डालते हो, ऐसा आप कहते हैं कि मेहमान के साथ, मेहमान ही पेश करो ना, थोड़ा एग्जाम में भी आंसर में, अपना मेहमान है इंस्टीट्यूट चेक करने वाला, उसको भी दिखाओ, पहले आ जाओ इंट्रोडक्शन फिर फैक्ट फिर कंक्लूजन, अच्छे प्यार से बताओ। तो लिख लो मैं, essential to the main purpose of the contract, main purpose of the contract, ठीक है, that is called conditions। यहाँ तक हुआ, 5 मार्क का क्वेश्चन है, कितना मार्क का है, 5 मार्क, एकदम बढ़िया लिखता हूँ नाम, ठीक है। अब इसमें आ गए ये, ठीक है, अब ये होगा यहाँ पे आप 1, इसके अंदर 1 2 डाल सकते हो, सेकेंड breach of condition, breach of condition is treated as repudiate of contract, repudiated of contract, repudiated of contract, repudiated मतलब cancel, cancellation of contract, कैंसलेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। हाँ कैंसलेशन भी आप लिख सकते हैं, बट रेपुटेटेड वर्ड थोड़ा अच्छा लगता है, कैंसलेशन एज पर द लॉ टर्म्स, दोनों लिख सकते हैं, अंडरस्टैंडिंग इंपॉर्टेंट है, बट ट्राई टू अंडरस्टैंड। ब्रीच ऑफ कंडीशन इज ट्रीटेड एज रेपुटेटेड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, होगा, ठीक है, ये कंडीशन होगा, यहाँ पर लिखो वारंटी, ठीक है, हाँ लिखा, अभी लिखो इट इज एन कोलैटरल, इट इज एन collateral to the contract, to the contract, it is an collateral to the contract. Breach of warranty, breach of warranty is not treated as breach of warranty is not treated as repudiation of contract, sorry, repudiation of contract, repudiation of contract, लिखा, अभी वो